हूँ कि एक्चुअल में होता क्या है। अब बेटा हमने कंपैरिजन कर लिया, हमने कंपैरेटिव स्टेटमेंट बना ली, फिर उसके साथ हमने कॉमन साइज भी बना ली। क्या इतना कंपैरिजन इनफ है? तो आंसर है नहीं, इतना कंपैरिजन इनफ नहीं है। ठीक है, हम और अच्छे से कंपेयर करना चाहते हैं, यानी हम डीपली एनालिसिस करना चाहते हैं। डीपली एनालिसिस के लिए हम क्या करते हैं, कुछ परसेंटेज यानी हम कुछ रेशियोज कैलकुलेट करते हैं। फॉर एग्जांपल हमारी कंपनी ने लास्ट ईयर 1 करोड़ का प्रॉफिट कमाया, सेल नहीं प्रॉफिट कमाया, ठीक है, और इस साल उसने 90 लाख का प्रॉफिट कमाया। तो हम सीधा ये नहीं बोल सकते कि लास्ट ईयर हमने ज्यादा अच्छे से काम किया था। हो सकता है लास्ट ईयर 10 करोड़ की टर्नओवर थी, 10 करोड़ की सेल्स में से 1 करोड़ प्रॉफिट हुआ, और इस साल हमारा 7 करोड़ की सेल में से 90 लाख का प्रॉफिट हो गया। ठीक है, तो इसीलिए सिर्फ हम डायरेक्ट प्रॉफिट को देखकर ये नहीं बोल सकते कि हाँ कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है। हमें बहुत सारी चीज़ों को कंसीडर करना पड़ता है। ठीक है, और इन्हीं सारी चीज़ों को कंसीडर करने के लिए हम अकाउंटिंग रेशियोज कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो सीधा कॉमन साइज और कंपैरेटिव को देखकर हम ये नहीं कह सकते कि कौन सी ज़्यादा अच्छे से, कौन सी कंपनी ज़्यादा अच्छे से परफॉर्म किया, या फिर हमने लास्ट ईयर अच्छा परफॉर्म किया था या इस साल अच्छा परफॉर्म किया था। तो डीपली एनालिसिस करने के लिए हमें अकाउंटिंग रेशियोज कैलकुलेट करने पड़ते हैं। तो स्टार्ट करते हैं कि अकाउंटिंग रेशियोज जब हम कैलकुलेट करते हैं तो उससे हमें क्या क्या चीज़ें हम जान सकते हैं। ठीक है, तो अकाउंटिंग रेशियोज हम मेनली 4 एनालिसिस के लिए कैलकुलेट करते हैं। पहला हो गया हमारा लिक्विडिटी एनालिसिस, यानी लिक्विडिटी रेशियो हम इसमें कैलकुलेट करेंगे। टोटल 4 तरह के रेशियोज होते हैं। सेकंड हमारा हो जाएगा सॉल्वेंसी रेशियोज। ठीक है, फिर फोर्थ हमारा हो जाएगा जिसको हम एक्टिविटी या फिर टर्नओवर रेशियो भी बोल सकते हैं, एक्टिविटी ऑब्लिक टर्नओवर रेशियो। और लास्ट हमारा हो जाएगा प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज। ठीक है, ठीक है, ये 4 चीजें हम पता करते हैं जिससे हमें पता चलता है कि कंपनी की परफॉर्मेंस कैसी चल रही है और आगे यानी फ्यूचर में कैसी चल सकती है। तो टोटल ये 4 टाइप ऑफ रेशियोज है, ये टाइप है, इसके अंदर बहुत सारे रेशियोज है। तो आज जो हम बात करेंगे वो हम बात करेंगे लिक्विडिटी रेशियो के बारे में। तो सबसे पहले मुझे बताओ कि लिक्विडिटी क्या होता है, लिक्विडिटी का मतलब क्या होता है, बोलो बता सकता है कोई? लिक्विडिटी का मतलब होता है हाउ सून अ कंपनी कैन अरेंज कैश बाय कन्वर्टिंग देयर एसेट्स। ठीक है, लिक्विडिटी से हमें पता चलता है कि कितनी जल्दी एक कंपनी कैश अरेंज करने का मतलब ये नहीं है कि हमने उधार ले लिया कहीं से कैश अरेंज हो गया। कैश अरेंज करने का मतलब है कि अपने एसेट्स को बेचकर कन्वर्ट करने का मतलब है, या फिर रियलाइज करने का मतलब है कि कितनी जल्दी से हमारे एसेट्स बिक जाएंगे और हमारे पास कैश आ जाएगा। तो इसको बोलते हैं लिक्विडिटी कितनी अच्छी है। ठीक है, और हम जानते हैं कि जो हमारे एसेट्स होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं, नॉन करंट और करंट एसेट्स। नॉन करंट एसेट्स तो 1 साल से पहले बिकने ही नहीं वाले, वो तो 1 साल से ज्यादा चलेंगे। हैवी एसेट्स होते हैं, बहुत ही महंगे एसेट्स होते हैं, तो इतनी जल्दी नहीं बिक सकते वो। लेकिन जो हमारे करंट एसेट्स हैं, करंट एसेट्स को हम 1 साल के अंदर या फिर उससे भी जल्दी, बहुत जल्दी, विद इन सेकेंड्स या विद इन मिनट्स या फिर विद इन डेज हम कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन आता है हम ये क्यों पता कर रहे हैं कि कैश में कितनी जल्दी कन्वर्ट होगा? क्योंकि हमारी जो लाइबिलिटीज होती हैं वो भी बेटा 2 तरह की होती है। ठीक है, अगर हम एसेट्स और लाइबिलिटीज के बारे में बात करें तो
लाइबिलिटीज हमारी दो तरह की होती है, नॉन करंट लाइबिलिटीज और करंट लाइबिलिटीज। एसेट्स भी दो टाइप के होते हैं, नॉन करंट एसेट्स एंड करंट एसेट्स। अब होता क्या है, जो करंट लाइबिलिटीज की पेमेंट होगी वो विद इन 1 ईयर होगी, टू बी पेड विद इन 1 ईयर। ठीक है, 1 साल के अंदर इनकी पेमेंट करनी है, इसलिए तो हमने इनको करंट लाइबिलिटीज बोला। तो क्वेश्चन ये आता है कि इन करंट लाइबिलिटीज की पेमेंट के लिए पैसे कहां से आएंगे। ठीक है, तो हम नॉन करंट एसेट को जानते हैं कि ये इतनी जल्दी नहीं बिकने वाला, इतनी जल्दी कैश में कन्वर्ट नहीं होगा, लेकिन इसीलिए करंट लाइबिलिटीज के पैसे आएंगे करंट एसेट से। ठीक है, तो जितनी जल्दी करंट एसेट हमारे रियलाइज होंगे कैश में, उतनी जल्दी हम करंट लाइबिलिटीज की पेमेंट कर पाएंगे। इसीलिए करंट एसेट और करंट लाइबिलिटीज का एनालिसिस करना बहुत जरूरी हो जाता है। अगर हमने करंट लाइबिलिटीज की पेमेंट नहीं कर पाए तो बेटा हमारा काम रुक जाएगा, क्योंकि हमारे ट्रेड पेबल्स, क्रेडिटर्स, सप्लायर्स, ये सब करंट लाइबिलिटीज में ही होते हैं। ठीक है, तो ये शॉर्ट टर्म के लिए जो कैश की रिक्वायरमेंट होती है, अगर हम या फिर शॉर्ट टर्म के लिए जो हमारे पास सामान की रिक्वायरमेंट होती है, रॉ मटेरियल वगैरह की, वो सब सप्लाई रुक जाएगी अगर हमने करंट लाइबिलिटीज की पेमेंट नहीं की तो। ठीक है, इसीलिए इन दोनों के बीच का एनालिसिस बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। हम क्या चाहेंगे कि करंट एसेट से पहले पैसा आए, फिर उसके बाद हम करंट लाइबिलिटीज की पेमेंट करें। तो इस तरह से हमें मैनेज करके चलना पड़ता है। ठीक है, हमें ये देखना पड़ता है कि करंट एसेट से पैसे कब आएंगे और करंट लाइबिलिटीज के पास पैसे कब जाएंगे। अच्छा, एक चीज और, अगर हम सिंपल लैंग्वेज में बात करें तो मान लेते हैं अगर मेरी करंट लाइबिलिटीज 5 लाख है और करंट एसेट्स मेरे पास 3 लाख है। अब मुझे बताओ, क्या मैं करंट लाइबिलिटीज की पेमेंट कर पाऊंगा? नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, क्योंकि कैश मेरे पास सिर्फ 3 लाख ही आएगा ड्यूरिंग द ईयर और 5 लाख मुझे पे करना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो सकता है कि हमारी काम बंद हो जाए, हमारा प्रोडक्शन रुक जाए, कंपनी बंद हो जाए कुछ टाइम के लिए, शट डाउन हो जाए। ठीक है, तो इसलिए इन दोनों की मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। चलो, अगर मैंने कहा कि 3 लाख नहीं, हमारे पास 5 लाख के करंट एसेट्स हैं। ठीक है, अब मुझे बताओ कि जो 5 लाख के करंट एसेट्स हैं और 5 लाख की करंट लाइबिलिटीज है, क्या ये कंपनी अच्छी होगी? तो इसमें भी हम ये कहेंगे ये कंपनी भी इतनी बेटर पोजीशन में नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि करंट एसेट्स तो आएंगे और 5 लाख में चले जाएंगे, तो हमारे पास स्पेयर कैश तो बचेगा ही नहीं भाई, एक्स्ट्रा कैश भी हमारे पास होना चाहिए, है ना। तो इसीलिए करंट लाइबिलिटीज और करंट एसेट की मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। और किसी भी कंपनी को हम एनालिसिस करने के लिए लिक्विडिटी रेशियो को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। क्यों? क्योंकि लिक्विडिटी रेशियो से ही हमें पता चलता है कि एक कंपनी अपनी करंट लाइबिलिटीज की पेमेंट कर पाएगी या नहीं कर पाएगी। ठीक है, अगर करंट लाइबिलिटीज हमारी इक्वल रहती हैं या फिर ज़्यादा हो जाती हैं करंट एसेट से, तो इसका मतलब हम करंट लाइबिलिटीज की पेमेंट नहीं कर पाएंगे और हमारा प्रोडक्शन रुक सकता है। ठीक है, तो लिक्विडिटी रेशियो के अंदर हमारे दो रेशियोज होते हैं। अगर मैं लिक्विडिटी रेशियो की बात करूं तो इसके अंदर हम दो रेशियोज कैलकुलेट करते हैं। पहला होता है बेटा हमारा करंट रेशियो, और सेकंड हमारा होता है क्विक एसेट रेशियो। इसको हम क्विक रेशियो भी बोलते हैं। ठीक है, ये हमारे दो टाइप के रेशियो होते हैं। इनके फॉर्मूले क्या होते हैं? इसका फॉर्मूला होता है करंट एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटीज, और इसका फॉर्मूला होता है क्विक एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटीज। ठीक है, पहले क्या करते हैं, हम इस वाले फॉर्मूले को समझ लेते हैं। अब इस फॉर्मूले से मान लेते हैं हमारे पास जो करंट एसेट्स हैं वो 10 लाख के हैं और करंट लाइबिलिटीज 5 लाख की हैं। ठीक है, तो ये हमारा कितना आएगा? ये हमारा 2 आ जाएगा, यानी 2:1 आ जाएगा, 2/1 आएगा, यानी 2:1। इससे क्या पता चलता है? इससे ये पता चलता है कि हम अपनी करंट लाइबिलिटीज की पेमेंट 2 बार कर सकते हैं। हमारे पास इतने ज्यादा करंट एसेट है कि हम अपनी करंट लाइबिलिटीज की पेमेंट 2 बार
कर सके, ठीक है। तो ये हमारा बेस्ट रेशो होता है, 2:1 बेस्ट रेशो होता है हमारा। बेस्ट रेशो का मतलब सबसे अच्छा रेशो माना जाता है 2:1। अगर 2:1 की जगह 3:1 भी आ जाएगा तो हम उसको बेस्ट नहीं मानते हैं, क्योंकि उस केस में ये हो सकता है कि हम करंट एसेट्स जरूरत से ज्यादा ही मेंटेन कर रहे हैं, ठीक है। तो इसीलिए वो भी अच्छा नहीं माना जाता। भाई मुझे बताओ, करंट एसेट ज्यादा होना, जरूरत से ज्यादा होना अच्छा क्यों नहीं है? क्योंकि करंट एसेट ज्यादा होने का मतलब है कि हमारे डेटर्स बहुत ज्यादा हैं। इसका मतलब हम उधार पे बहुत ज्यादा बेच रहे हैं, वो भी सही नहीं है कंपनी के लिए। या फिर हमारे पास कैश बहुत ज्यादा है। कैश बहुत ज्यादा होने का मतलब है कि कैश फालतू में पड़ा हुआ है, उसका कोई भी यूज नहीं हो रहा है। तो इसलिए एसेट्स का जरूरत से ज्यादा होना भी ज्यादा अच्छा नहीं होता कंपनी के लिए। तो क्या करते हैं इसके हम, कुछ ये समझ में आया? कोई डाउट किसी को इसमें लिक्विडिटी रेशो में? सर क्विक एसेट्स कौन से होते हैं? युविका बेटा तुम्हारी वॉइस क्लियर नहीं आई, फिर से बोलो एक बार। सर क्विक एसेट्स कौन से होते हैं? नहीं बेटा, अभी भी क्लियर नहीं आई मुझे, तुम्हारी वॉइस ब्रेक हो रही है बहुत सारा। सर क्विक एसेट्स क्या होते हैं? अच्छा, क्विक एसिड क्या होता है? क्विक एसिड बेटा बताऊंगा मैं, अभी मैंने बताया नहीं है। अभी हम करंट रेशो के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, तो जैसे हम इसके 2-3 क्वेश्चन करते हैं फिर हम क्विक एसिड की तरफ आ जाएंगे, ठीक है। तो इस रेशो से हमें पता चलेगा कि हमारे पास लाइबिलिटीज यानी करंट लाइबिलिटीज और करंट एसिड्स कितने रेशो में है। तो इसके 1-2 क्वेश्चंस देख लेते हैं, फिर उसके बाद हम आगे चलेंगे। तो मेरे पास क्वेश्चन नंबर सेकंड है, फर्स्ट भी कर सकते हैं, चलो पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है मेरे पास। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को रीड करते हैं। हमें करंट रेशो कैलकुलेट करना है। हमें क्या दिया हुआ है? ट्रेड रिसीवेबल दिया हुआ है यानी सन्डी डेटर्स, प्रीपेड एक्सपेंसेस दिए हुए हैं, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट दिया हुआ है, मार्केटेबल सिक्योरिटीज। मार्केटेबल सिक्योरिटीज का मतलब होता है बेटा इन्वेस्टमेंट, करंट इन्वेस्टमेंट जो 1 साल के अंदर मैच्योर हो जाएगी। लैंड एंड बिल्डिंग हमें दिया हुआ है। फिर इसके बाद बिल्स पेबल, सन्डी क्रेडिटर्स, डिवेंचर्स, इन्वेंट्रीज और एक्सपेंस पेबल। अब हमें करंट रेशो निकालने के लिए करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटीज को अलग अलग करना पड़ेगा, ठीक है। तो करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटीज को हम अलग अलग कर लेते हैं, कोई भी इशू नहीं है। तो सबसे पहले मैं करंट एसेट्स को अलग कर रहा हूं, तो मुझे बताओगे करंट एसेट्स में हम क्या क्या लेंगे? तो करंट एसेट्स में क्या ट्रेड रिसीवेबल आएगा? हाँ आएगा। डेटर्स हमारे करंट एसेट्स ही होते हैं, तो 1,80,000 प्लस प्रीपेड एक्सपेंस भी हमारा करंट एसेट ही होता है, तो ये भी आएगा, 40,000 प्लस कर देंगे। प्लस कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, तो कैश तो ऑलरेडी करंट एसेट ही होता है, तो इसको ही प्लस कर देंगे करंट एसेट में। मार्केटेबल सिक्योरिटीज ये हमारी करंट इन्वेस्टमेंट होती है, तो ये भी हम ऐड कर देंगे 50,000। फिर इसके बाद है हमारा लैंड एंड बिल्डिंग, तो ये हमारा फिक्स एसेट होता है यानी करंट एसेट, तो ये नहीं आएगा। नॉन करंट एसेट होता है तो ये नहीं आएगा। फिर आगे चलते हैं, देखते हैं। बिल्स पेबल हमारी करंट लाइबिलिटीज होती हैं, इसको ऐड कर देंगे। प्लस सन्डी क्रेडिटर्स भी करंट लाइबिलिटीज है, तो 1 लाख हम प्लस कर देंगे। प्लस डिबेंचर्स, डिबेंचर्स बेटा नॉन करंट होते हैं, 1 साल से ज्यादा के लिए होते हैं, तो इसको ऐड नहीं करेंगे करंट लाइबिलिटीज में। इन्वेंट्रीज हमारी करंट एसेट्स में आती हैं, तो इसको प्लस कर देंगे 80,000। फिर नेक्स्ट हमारा एक्सपेंसेस पेबल, ये भी हमारे करंट लाइबिलिटीज होती हैं, तो 80,000 हम इसमें प्लस कर देंगे, ठीक है। तो कैलकुलेट करते हैं। तो ये हमने अभी तक नोट किया है, ये सब हमने इसमें ऐड किया है। तो करंट एसेट्स देखते हैं हमारे कितने आए। तो 180 प्लस 40 प्लस 50 ये हो गया 270, 320, 4 लाख। 4 लाख हमारे करंट एसेट्स आ गए। करंट लायबिलिटीज देख लेते हैं, तो ये आएंगे हमारी 2 लाख, ठीक है। तो करंट रेशो हमने निकाला, तो फॉर्मूला क्या होता है? करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज विच इज 4 लाख अपॉन 2 लाख
यानी 2:1। इसको कभी 2 मत लिखना, ये रेशो निकल रहा है तो इसको हमें रेशो में लिखना होता है 2:1। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। समझ में आया सबको? इसके अंदर हमें क्या ध्यान में रखना है? हमें ध्यान में रखना है करंट एसेट्स हमें पता होने चाहिए क्या क्या होते हैं, करंट लायबिलिटीज पता होनी चाहिए। अगर ये हमें पता ही नहीं होगा तो हम कैलकुलेट गलत करेंगे तो रेशो भी गलत ही आएगा। ठीक है, तो ऐसा करते हैं, एक थोड़ा सा एडवांस क्वेश्चन लेते हैं। इसका क्वेश्चन नंबर 3 है मेरे पास, मैं इसमें गिवन लिख देता हूँ क्या क्या है। क्वेश्चन नंबर 3, करंट रेशो बेटा इसमें हमें गिवन है, करंट रेशो है हमारे पास 2.5:1। ठीक है, करंट रेशो 2.5:1 दिया हुआ है। फिर हमें वर्किंग कैपिटल दी हुई है, वर्किंग कैपिटल, और ये है 1,50,000। ठीक है, कोई भी इशू नहीं है। फिर अब हमें फाइंड आउट क्या करना है? हमें करंट एसेट्स फाइंड आउट करने हैं और करंट लायबिलिटीज फाइंड आउट करनी है। ठीक है, इस इंफॉर्मेशन से हमें ये करंट एसेट और करंट लायबिलिटीज फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले देखते हैं, अब क्या है बेटा, जो अकाउंटिंग रेशो है उसमें हमारी मैथ्स चलने वाली है, यानी सिर्फ कैलकुलेशन चलने वाली है, रेशो इक्वेशन बनाना ये सब कुछ इसमें चलेगा। ठीक है, तो इसमें अब हम अकाउंट्स नहीं पढ़ रहे हैं एक्चुअल में, हम एक्चुअल में अब मैथ्स पढ़ रहे हैं, वो भी 7th 8th और 9th वाली मैथ्स पढ़ रहे हैं, सिंपल मैथ्स, बेसिक मैथ्स। तो सबसे पहले जानते हैं कि वर्किंग कैपिटल का मतलब क्या होता है। बेटा वर्किंग कैपिटल का जो फॉर्मूला हमारा होता है वो होता है करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। ठीक है, वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटीज। ठीक है, कोई भी इशू नहीं है। तो अब क्या करेंगे, इस इक्वेशन से हमें पता चला कि करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटीज करेंगे तो ये 1,50,000 आएगा। वर्किंग कैपिटल 1,50,000 है। ठीक है, इसको हमने यहाँ पर छोड़ दिया। अब आते हैं करंट रेशियो की तरफ। करंट रेशियो का फॉर्मूला होता है करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटीज, और करंट रेशियो है 2.5/1 CA/CL, मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 2.5 करंट लायबिलिटीज इक्वल टू करंट एसेट्स। तो हमारी दो इक्वेशन आई हैं, फर्स्ट और सेकंड। तो करंट एसेट की वैल्यू कितनी आई? 2.5 करंट लायबिलिटीज। तो मैं करंट एसेट की जगह करंट इस करंट एसेट की जगह मैं ये वैल्यू पुट कर रहा हूँ, तो क्या हो जाएगा इस इक्वेशन में? 2.5 करंट लायबिलिटीज माइनस करंट लायबिलिटीज इक्वल टू 1,50,000, माइनस करेंगे तो आएगा 1.5 करंट लायबिलिटीज इक्वल टू 1,50,000। तो करंट लायबिलिटीज कितना आएगा हमारा? 1 लाख आएगा। ठीक है, करंट लायबिलिटीज 1 लाख है। तो सिंपल है, इस इक्वेशन में करंट लायबिलिटीज की वैल्यू पुट कर दो 1 लाख, तो हमारा करंट एसेट आ जाएगा। करंट एसेट कितना आएगा? 2.5 इंटू 1 लाख, और ये आएगा 2,50,000। तो हमारे पास करंट एसेट्स भी आ गए और करंट लायबिलिटीज भी हमने कैलकुलेट कर ली। ये क्वेश्चन सबको समझ में आया? किसी को कोई डाउट है इस क्वेश्चन में? नो सर। ठीक है, तो अकाउंटिंग रेशियो के बेटा 4 से 6 नंबर का चैप्टर आता है और बहुत सिंपल है। बस हमें क्या पता होना चाहिए? हमें नॉलेज होनी चाहिए अपनी बैलेंस शीट के बारे में, और प्लस हमें फॉर्मूलेज भी याद होने चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्या, ये हमारा हो गया करंट रेशियो। अब मैं थोड़ा और आगे चलता हूँ। ठीक है, थोड़ा और आगे चलता हूँ। क्या इस तरह के क्वेश्चन आते हैं? हाँ, इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं, लेकिन जो ज्यादातर क्वेश्चंस आते हैं वो आते हैं जो अभी हम करने वाले हैं। होता क्या है, अब हम जानते हैं कि करंट रेशियो का फॉर्मूला होता है हमारा करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटीज। बहुत अच्छे से हमें समझ में आ गया, बिल्कुल सिंपल फॉर्मूला है। और सपोज करो कि हमें ये दिया हुआ है 2:1, हमें करंट रेशियो दिया हुआ है 2:1। अब होगा क्या नेक्स्ट क्वेश्चन में कि कंपनी कुछ ट्रांजैक्शन करेगी। ठीक है, सेल की, परचेज की, जो भी उसकी रेगुलर ट्रांजैक्शन होती है, बिजनेस ट्रांजैक्शन वो करेगी। तो उस ट्रांजैक्शन का हमारे करंट रेशियो पर क्या इम्पैक्ट आएगा?
ये इंक्रीज करेगा, डिक्रीज करेगा या सेम रहेगा, ये हमें बताना है। ठीक है, तो इसमें हम क्या यूज करेंगे, बहुत ध्यान से देखना, कभी भी गलती नहीं करोगे। इसके अंदर हम अपनी अकाउंटिंग इक्वेशन वाला कॉन्सेप्ट यूज करेंगे जो 11th क्लास में हमने पढ़ा था। ठीक है, क्योंकि बिजनेस ट्रांजैक्शन का हमें इम्पैक्ट देखना है कि कहाँ कहाँ जाएगा, क्या उससे करंट एसेट चेंज होंगे, क्या उससे करंट लायबिलिटीज चेंज होंगी। ठीक है, तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन आएगा उसमें हमें बताना है कि करंट रेशो में इन ट्रांजैक्शन की वजह से क्या चेंज होगा, इंक्रीज, डिक्रीज और नो चेंज। तो मेरे पास जो क्वेश्चन है वो है बेटा क्वेश्चन नंबर 13, 1313। इस तरह के क्वेश्चंस तो आते ही आते हैं, तो बहुत ध्यान से देखना। स्टेट गिविंग रीजन, हमें रीजन भी देना है, whether the current ratio will improve or decline or will have no effect in each of the following transactions if current ratio is 2:1। तो हमें करंट रेशो गिवन है 2:1 और हमें बताना है कि इन ट्रांजेक्शन्स का इस पे क्या इम्पैक्ट आएगा। सबसे पहली हमारी ट्रांजेक्शन है कैश पेड टू ट्रेड पेबल्स। ठीक है, कैश पेड टू ट्रेड पेबल्स, हमने ट्रेड पेबल्स को कैश दे दिया, तो क्या इसमें चेंज होगा, क्या कोई बता सकता है क्या चेंज होगा इसमें? ट्राई करो एक बार। हमने क्या किया, हमने ट्रेड पेबल्स को कैश पे कर दिया। ठीक है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें करंट एसेट और करंट लायबिलिटीज एज्यूम करने पड़ेंगे। करंट रेशो 2/1 है, हम जानते हैं। ठीक है, तो मैं एज्यूम कर रहा हूं कि मेरे करंट एसेट्स 2 लाख और 1 लाख करंट लायबिलिटीज थी, तो 2:1 ही आएगा ना, तो मैंने एज्यूम कर लिया। ठीक है, अब मैं लेके चलता हूँ अपनी ट्रांजेक्शन। तो ट्रांजेक्शन थी कैश पेड टू ट्रेड पेबल, अब कैश का अमाउंट नहीं दिया हुआ, तो ये भी मैं अपने आप मानकर चलूंगा। तो मैंने क्या किया, मैंने माना कि मैंने 50,000 रुपये पे कर दिए ट्रेड पेबल्स को। तो जब हम ट्रेड पेबल्स को पे करेंगे तो क्रेडिटर्स कम हो जाएंगे, तो क्रेडिटर्स कम होंगे तो करंट लायबिलिटीज भी तो कम होंगी ना, फिर कैश भी गया है हमारे पास से तो करंट एसेट्स भी कम हो जाएंगे। तो ऊपर नीचे दोनों तरफ 50,000 माइनस हो जाएगा, 50-50। तो ये कितने बचेंगे, ये 1,50,000 और ये 50,000। अब देखते हैं क्या हुआ, तो ये कितना आएगा, अब ये 3:1 आएगा। अब मुझे बताओ करंट रेशो हमारा इंक्रीज हुआ है या फिर डिक्रीज हुआ है? तो ये करंट रेशो इंप्रूव हुआ है, 2:1 से 3:1 पे आ गया। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे कि क्योंकि कैश पे करने की वजह से हमारे करंट एसेट्स कम हो जाएंगे, 50,000 करंट एसेट और करंट लायबिलिटीज दोनों सेम अमाउंट से कम होंगे, इसीलिए हमारा करंट रेशो इंप्रूव कर जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया इंप्रूव। अब आते हैं सेकंड पर। ठीक है, तो इसको हमें याद रख के चलना है, ये जो हमने एज्यूम किया है। सेकंड पर आते हैं। सेकंड में कह रहा है बिल्स पेबल डिस्चार्ज। ठीक है, बिल्स पेबल डिस्चार्ज। डिस्चार्ज का मतलब होता है कि हमने इनकी पेमेंट कर दी, तो बेटा सेम यही केस होगा। बिल्स पेबल भी हमारी करंट लायबिलिटीज है, जब हम करंट लायबिलिटीज की पेमेंट करेंगे तो हमारा कैश या बैंक भी कम होगा सेम अमाउंट से, और उतने अमाउंट से करंट लायबिलिटीज या फिर बिल्स पेबल भी कम हो जाएगा। तो इस केस में भी क्या होगा, ये इम्प्रूव ही करेगा। कोई डाउट अभी इन दोनों में? बोलो जल्दी, किसी को कोई डाउट नहीं है? ठीक है, अब आते हैं हम थर्ड पर। थर्ड में इसने कहा बिल्स रिसीवेबल एंडोर्स्ड टू अ क्रेडिटर, यानी जो हमारा बिल रिसीवेबल था ये हमने क्रेडिटर को दे दिया। ठीक है, बिल रिसीवेबल हमने क्रेडिटर को दे दिया, पेमेंट की जगह, कैश की जगह हमने बिल रिसीवेबल दे दिया। तो एक्चुअल में जो हमारा 2 लाख बाय 1 लाख है करंट रेशो, एक्चुअल में जितना बिल रिसीवेबल माइनस
हमने दिया होगा वो इसमें से माइनस हो जाएगा। फॉर एग्जांपल 50,000 मान लो, और उतना ही क्रेडिटर कम हो जाएगा 50,000। तो ये केस भी हमारा सेम हो जाएगा, और यहाँ पर भी क्या करेगा, ये इम्प्रूव ही करेगा। रीजन क्या होगा, कि सेम अमाउंट से हमारे करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज दोनों रिड्यूस हो जाएंगे। दैट्स व्हाई द करंट रेशियो विल इम्प्रूव। अब आते हैं फोर्थ पर। ठीक है, अभी तक तो सेम चल रहा है, और देखते हैं। फोर्थ है हमारा पेमेंट ऑफ फाइनल डिविडेंड ऑलरेडी डिक्लेयर्ड। पेमेंट ऑफ फाइनल डिविडेंड ऑलरेडी डिक्लेयर्ड, यानी फाइनल डिविडेंड डिक्लेयर्ड। फाइनल डिविडेंड डिक्लेयर्ड का मतलब क्या होता है? फाइनल डिविडेंड डिक्लेयर्ड का मतलब, डिविडेंड का मतलब सब जानते हैं, जो प्रॉफिट का शेयर मिलना होता है शेयर होल्डर्स को, उसको हम डिविडेंड बोलते हैं। तो कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया कि हम डिविडेंड की पेमेंट करेंगे। ठीक है, अब डिविडेंड डिक्लेयर होने की वजह से क्या हुआ, क्या ये पेमेंट हो गई? नहीं, अभी तक पेमेंट नहीं हुई, इसीलिए ये डिविडेंड लायबिलिटी बन जाएगा। ठीक है, ये डिविडेंड क्योंकि डिक्लेयर हो चुका है, इसीलिए ये करंट लायबिलिटीज में ऐड हो जाएगा, क्योंकि अभी तक सिर्फ डिक्लेयर हुआ है, पेमेंट नहीं हुई है। डिक्लेयर से ये बताना चाहता है कि पेमेंट इसकी होगी आगे चलकर, ये कंफर्म्ड है। तो इसीलिए हमने डिविडेंड पेबल इसको बना दिया। ठीक है, ये क्या बन जाएगा हमारा, डिविडेंड पेबल बन जाएगा। चलो अब देखते हैं इसका क्या इम्पैक्ट आएगा। तो अभी तक हमारे करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज हमने एज्यूम किए हुए थे 2 लाख और 1 लाख। तो अब क्या करेंगे, हमारी करंट लायबिलिटीज इंक्रीज हो जाएंगी। सपोज कर लो कि 10,000 का डिविडेंड था, तो 10,000 से या फिर 50,000 से ये हमारी इंक्रीज हो जाएंगी। यहाँ पर कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि करंट एसेट तो ना रिड्यूस हुए ना इम्प्रूव हुए। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 लाख अपॉन 1,50,000। और जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 4/3, 4/3 यानी 1.33। तो मुझे बताओ ये इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ है? ये डिक्लाइन हो गया। ठीक है, ये डिक्लाइन हो गया। इस तरह से हम ये क्वेश्चंस करेंगे। इसके लिए हमें बहुत अच्छे से नॉलेज पता होना चाहिए ट्रांजैक्शंस की और अकाउंटिंग इक्वेशन की, कि किस ट्रांजैक्शन का कहाँ पर क्या इफेक्ट जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं, और भी है अभी इसमें। तो नेक्स्ट है हमारा फिफ्थ है हमारे पास नेक्स्ट। फिफ्थ में ये कह रहा है परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड ऑन क्रेडिट, यानी परचेज ऑफ स्टॉक या फिर गुड्स ऑन क्रेडिट। हमने गुड्स परचेज किए हैं क्रेडिट पर। ठीक है, अभी फिलहाल हमारा जो करंट रेशो है वो है करंट एसेट 2 लाख अपॉन करंट लायबिलिटीज 1 लाख। ये क्या है, हमने एज्यूम किया हुआ है। तो जब हम स्टॉक खरीदेंगे उधार पर, तो हमारे पास स्टॉक इंक्रीज हो जाएगा। तो सपोज करो कि 50,000 का स्टॉक था, तो करंट एसेट बढ़ जाएंगे, प्लस लायबिलिटीज भी बढ़ जाएंगी। क्रेडिटर्स भी तो बढ़ेंगे ना जब उधार पे खरीदा है। तो अब ये कितना हो जाएगा हमारा, चेक कर लेते हैं। ये हो जाएगा 2,50,000 अपॉन 1,50,000। ठीक है, तो ये आएगा हमारा 5/3 यानी 1.67। तो इस केस में भी क्या हुआ बेटा, ये हमारा डिक्लाइन कर गया, ये हमारा डिक्लाइन कर गया। ठीक है, ये पॉइंट भी क्लियर है। इसी तरह के क्वेश्चंस हमारे एग्जाम्स में आते हैं। अब हम देखते हैं सिक्स्थ में क्या होगा। तो सिक्स्थ में ये बोल रहा है बिल्स रिसीवेबल एंडोर्स टू अ क्रेडिटर डिसऑनर्ड। हमने बिल रिसीवेबल दिया था एक क्रेडिटर को, ठीक है, दे चुके थे। वो क्या हो गया, ये बिल रिसीवेबल डिसऑनर हो गया। ठीक है, डिसऑनर हो गया। ठीक है, कोई इशू नहीं है।
फिलहाल जो अभी हमारे करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटीज हैं ये है 2 लाख अपॉन 1 लाख। ठीक है, अब देखते हैं जब हमारा बिल रिसीवेबल डिसऑनर हो जाएगा तो एंट्री क्या होगी। सिंपल है, एंट्री हमारी क्रेडिटर वापस इंक्रीज हो जाएंगे, क्योंकि पहले जब हमने बिल एंडोर्स किया था तो डिक्रीज कर दिए थे, तो क्रेडिटर्स वापस इंक्रीज हो जाएंगे। कितने से, सपोज करो 50,000 से, तो क्रेडिटर्स इंक्रीज हुए तो लायबिलिटीज भी इंक्रीज हो जाएंगी। फिर क्योंकि बिल रिसीवेबल हमारा डिसऑनर हो चुका है तो हमारे डेटर्स से भी हम वापस पैसे इंक्रीज कर देंगे, तो डेटर्स भी 50,000 से इंक्रीज हो जाएंगे। ठीक है, और जहां पर दोनों इंक्रीज हो रहे हैं सेम अमाउंट से, यहाँ पर देखो तो यहाँ पर क्या होगा, ये डिक्लाइन ही करेगा। यहाँ पर भी ये रेशियो डिक्लाइन करेगा। अब आते हैं सेवेंथ पर। सेवेंथ कह रहा है हमें परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड फॉर कैश। तो हमने क्या किया, परचेज ऑफ स्टॉक इन कैश, हमने कैश में स्टॉक परचेज किया, कोई बात नहीं। तो फिलहाल अभी करंट रेशियो अपॉन करंट लायबिलिटीज है हमारा 2 लाख डिवाइडेड बाय 1 लाख। तो सपोज करो कि स्टॉक हमने 50,000 का परचेज किया, तो स्टॉक हमारा इंक्रीज होगा तो डेटर्स भी इंक्रीज हो जाएंगे। अब हमारा कैश कम हो जाएगा तो करंट लायबिलिटीज हमारी, करंट एसेट्स हमारे वापस कम हो जाएंगे। तो यानी करंट एसेट्स में ही प्लस हुआ, करंट एसेट्स में ही माइनस हो गया, इसीलिए क्या हुआ, नो चेंज, कोई चेंज नहीं होगा करंट रेशियो में, 2:1 ही आएगा जो पहले था। अब आते हैं नेक्स्ट पे, ये है हमारा 8th पॉइंट है हमारे पास। 8th में बोल रहा है सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट। ठीक है, कितने में बेचा, बुक वैल्यू थी 50,000 और ये हमने बेचा फॉर 45,000। हमने एक फिक्स्ड एसेट बेच दिया जिसकी वैल्यू 50,000 थी बुक्स में, और कितने का बेचा, उसको हमने 45,000 का बेचा। ठीक है, तो अभी जो हमारे करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटीज हैं ये है 2 लाख अपॉन 1 लाख। देखते हैं क्या इम्पैक्ट आएगा इस पे। तो फिक्स्ड एसेट को बेचने से हुआ क्या, हमारे पास सबसे पहले तो कैश आएगा, कितना आएगा, 45,000। तो करंट एसेट में 45,000 प्लस हो जाएंगे। ठीक है, फिर हमारे पास से फिक्स्ड एसेट चला जाएगा, तो क्या ये करंट एसेट में से माइनस होगा, नहीं, ये करंट एसेट में से माइनस नहीं होगा क्योंकि ये तो फिक्स्ड एसेट है। तो क्या करंट लायबिलिटीज में कोई चेंज होंगे, कुछ भी चेंज नहीं होगा करंट लायबिलिटीज में, क्योंकि करंट लायबिलिटीज में ना तो कोई क्रेडिटर्स में चेंज हुआ, किसी भी चीज में चेंज नहीं हुआ। ये तो फिक्स्ड एसेट माइनस हो गया और कैश प्लस हो गया। तो हमने करंट एसेट इंक्रीज कर दिए 45,000 से, तो ये हो गया 2,45,000 अपॉन 1 लाख, तो ये हो गया 2.45:1। तो क्या हुआ ये बेटा, इम्प्रूव हो गया, यानी हमारा करंट रेशियो इंक्रीज हो गया। ठीक है, अब हमारा इसमें लास्ट पॉइंट है, लास्ट पॉइंट भी देख लेते हैं, ये है 9th। इसमें ये कह रहा है कि हमने सेल किया फिक्स्ड एसेट को, सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, इसकी बुक वैल्यू थी 50,000 और हमने बेचा कितने में, ये फॉर 60,000। ठीक है, 50,000 वाला फिक्स्ड एसेट हमने 60,000 में बेच दिया, कोई बात नहीं। अभी हमारे करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटीज हैं 2 लाख अपॉन 1 लाख। तो जब हम फिक्स एसेट को बेचेंगे तो 60,000 का कैश हमारे पास इंक्रीज हो जाएगा, प्लस कर दो, है ना, और फिक्स एसेट कम हो जाएगा हमारे पास 50,000 से, और फिक्स एसेट तो ना तो करंट एसेट में आता ना ही करंट लायबिलिटीज में आता। तो ये रेशियो कितना आएगा, ये आएगा 2.6:1। तो इस केस में भी ये इम्प्रूव ही होगा। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में ज्यादातर आते हैं, यानी 90% इसी टाइप का क्वेश्चन हमारे पास आएगा। सबको समझ में आया, किसी को कोई भी डाउट है इस क्वेश्चन में? No, sir.
ठीक है, तो क्या करोगे? बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है हमारे पास। आज के लिए हम यहीं पर रुकेंगे। होमवर्क में क्वेश्चन नंबर 4, 5 प्लस क्वेश्चन नंबर 6 भी कर सकते हो, ये भी वर्किंग कैपिटल वाला ही है। और क्वेश्चन नंबर 11 और 12। ठीक है, छोटे छोटे क्वेश्चन है बेटा, 5-5 मिनट पे मैं ज्यादा बोल रहा हूँ, 2-2 मिनट के क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्वेश्चन ट्राई करोगे काउंटिंग रेशो के। हम कल अपना स्टार्ट करेंगे क्विक एसिड रेशो, जो भी बचा हुआ है। ठीक है, तो आज के लिए हम इतना ही करेंगे। कल मिलते हैं सेम टाइम पर, तब तक पढ़ाई करते रहो और अपना बहुत अच्छे से ध्यान रखो। ठीक है, ओके बेटा, बाय, टेक केयर। Thank you, sir. वेलकम।